नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष नागर टारगेट नर्सिंग कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में विद एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस बीएससी नर्सिंग के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जल्दी कराने जा रही है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो यूनिवर्सिटी की दृष्टि एंड ईयरली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफ़ी अप्रोक्स 98% जो मैं बताऊंगा उसमें से ही आएगा। ऐसा मैंने पहले भी चेक किया हुआ है। मेरे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो व्हाट इज़ वर्न टाइप ऑफ वर्न, हाउ टू एस्टिमेट वर्न इंजरी, एक्सप्लेन पार्कलैंड फार्मूला विद ड्रॉ ए नर्सिंग केयर प्लान। वर्न वाला टॉपिक ना सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इवन अगर आप नॉट सेट की भी तैयारी करोगे, एम्स नॉट सेट या फिर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम एम्स की तैयारी करोगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एम्स की तैयारी करोगे, तो भी उसमें भी ये वर्न के ऊपर हमेशा प्रश्न आता है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको इन फ्यूचर ज़रूरत ना हो इसे रिपीट करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले आंसर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। वर्न की इंजरी की इंट्रो देना होता है कि इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या एक्सपोजर विद थर्मल केमिकल रेडिएशन सोर्स में टर्म एज वर्म। तो मतलब सबसे पहले क्या है, मैं अभी एक फॉर्मेट ही बना रहा हूँ। मैं इसमें से आप काफ़ी सिर्फ बहुत छोटा लेकिन मैं एक फॉर्मेट बनाना बताता हूँ कि ऐसे मेडिकल सर्जिकल के प्रश्न अटैम्प्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो देना होता है, फिर उसके बाद डेफिनेशन देना होता है। डेफिनेशन में हमें वर्न इंजरी अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम ए हॉट सोर्स इज ट्रांसफॉर्म टू द टिश्यू ऑफ बॉडी। तो डैमेज या एन इंजरी कॉज बाई फायर या हीट, इसको डेफिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले आप एमएसएन का प्रश्न सॉल्व करें तो सबसे पहले इंट्रो बताएं, फिर उसके बाद डेफिनेशन बताएं, उसके बाद कॉज बताएं कि क्या रीज़न थे, कि क्या वजह रही, क्या कारण थे, कॉज आना चाहिए, फिर उसमें आपको कॉज लिखना होता है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। मैंने इधर एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में एक फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्न, टाइप ऑफ वर्न। तो अकॉर्डिंग टू गहराई के आधार पे वर्न 4 तरह का होता है। फिर वर्न की सीवियरिटी के आधार पे 3 तरह का होता है, माइनर, मॉडरेट, सीवियर। अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया रूल ऑफ, फिर इसमें आता है हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। एक तो हम बोलते हैं माइनर वन हुआ है, फिर वो बोल देते हैं कि सीवियर ज़्यादा वन हुआ है, तो उसका परसेंटेज के बिहाफ पे हम डिनोट करते हैं। एक बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग भी हम वर्न को डिवाइड करते हैं, जैसे रूल ऑफ 9 ब्राउडर फार्मूला। लाइक रूल ऑफ 9 मैंने इधर समझा दिया है कि रूल ऑफ 9 में कौन कौन से पार्ट को कितना परसेंट देना होता है और एंटीरियर चेस्ट को 9% देना होता है। ऐसे मैंने पूरा एक, आप इसको आराम से देख सकते हो। तो इसमें ना 9% का रेशो रहता है, तो इसको हम रूल ऑफ 9 बोलते हैं। इसमें पूरा बॉडी पार्ट, एंटायर हेड एंड नेक 9%, एंटायर राइट आर्म 9%, एंटायर लेफ्ट आर्म 9%, एंटीरियर ट्रंक 18%, पोस्टीरियर ट्रंक 18%, ग्रोइन एरिया को 1% देते हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छा एक, आपको दिख रहा होगा, इसको भी आप मतलब देख लें, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको शॉर्ट और कम टाइम में एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, पेपर कैसे फाइट करें, हाउ टू अटेम्प्ट मैन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, और क्या हमें कैसे तरीका होना चाहिए आपके पास सही, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन पे विश्वास रखते हो तो वो वाली बात है। इसका रूल ऑफ 9 का मैंने एक आपको डायग्राम के जरिए समझाया है। उसके बाद पार्कलैंड फार्मूला, जैसे इसमें होता है 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है 24 हावर्स में फ्लूइड हमें देना होता है, और फर्स्ट 50% है ना, वो आपको 8 हावर्स में देना होता है, और जो बचा हुआ है 50 हावर्स, वो 50% वो 16 हावर्स में देना होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्कलैंड फार्मूला की। मोर 4 ml प्लस TBS है, वो आपको बता दिया, यही वही रूल ऑफ 9, और उसके बिहाफ पे हमने इसको डिनोट किया है। इसमें मैंने एक फार्मूला भी सेट कर रखा है, जैसे पेशेंट बॉडी वेट 65 है, बर्न 50% हो गया, तो फार्मूला है 4 ml बॉडी वेट इंटू TBS है 4 इंटू 60 इंटू 50, तो 13,000 जो आएगा उसमें 24 हावर्स में देना है। हाफ मतलब 650 ml वो आधे 8 हावर्स में देना है, और फिर जो नेक्स्ट 6,500 ml है वो 16
घंटे में देना है। नर्सिंग केयर प्लान की बात करें, देखो पेपर अटैम्प्ट क्या मैंने सारा कुछ बताया, पहले इंट्रो, फिर डेफिनेशन, फिर उसके कॉजेज बताए, कॉजेज के बाद क्लासिफिकेशन की बात की, फिर उसका डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन सारा, फिर एनसीपी भी हमको 3 एनसीपी भी पेपर में करना होता है, हर चीज़ का नंबर होता है, पेज भी पहले से ही फिक्स होते हैं कि इतने पेज में एक प्रश्न अटैम्प्ट करना होता है, तो उस पर बहुत विशेष ध्यान दें। अगर आप गुड स्कोरिंग करना चाहते हो तो काफ़ी सफाई से और अपना टाइम मैनेजमेंट और अपने पेज मैनेजमेंट पे ध्यान दें। एनसीपी का फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा एनसीपी कैसे बनाते हैं, तो ये एनसीपी का फॉर्मेट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 की बात करें, मिस्टर रमेश 26 ईयर ओल्ड इमरजेंसी आईसीयू में आए, हेड इंजरी हो गई, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, आंसर द फॉलोइंग। वोट आर द प्रिंसिपल ऑफ आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो सिद्धांत लिखने होते हैं आईसीयू के किस बिहाफ पे आईसीयू रनिंग करता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्कस द पैथोलॉजी ऑफ हेड इंजरी, हेड इंजरी की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, टाइप ऑफ हेड इंजरी, टाइप कितने होते हैं हेड इंजरी के, प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान, राइट 4 नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो ये टॉप मोस्ट प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा ऐसा 98% अप्रोक्स में जो बताता हूँ वही आता है। मैंने ऐसे बहुत बार ट्राई किया है, जो मैं पहले लेके चलता हूँ वही आ जाता है, तो ऐसा कुछ मेरी किस्मत अच्छी है ऐसा मान सकते हो। तो ये प्रश्न आप जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएँ। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, लक्ष्मी हैज बीन एडमिटेड एक इन कैंसर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वर्टेड निपल हार्ड लम्प्स निपल डिस्चार्ज डिफाइन। इसमें व्हाट इज़ द कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस, तो आपको क्या इनको प्रॉब्लम है वो पहले तो वो बताना है। इसका 2 नंबर मिलता है, अगर आप इसको सही तरह से पहचान जाते हो तो उसका स्कोरिंग होता है। फिर उसके बाद आता है लिस्ट डाउन द कॉज ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ, मतलब जो हुआ है ना उसके कॉज और क्या क्या रीज़न थे कि उनको ये हुआ, और डायग्नोसिस क्या क्या है उसको भी लिखना होता है। एक्सप्लेन द पैथोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड कंप्लेंट of respective following diagnosis, राइट द मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ, जो बीमारी है उसका मेडिकल भी मैनेजमेंट लिखना है, सर्जिकल भी मैनेजमेंट लिखना है और नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिखना है। क्योंकि देखो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, अगर आप इन फ्यूचर एमएससी करना चाहो तो एमएससी मेडिकल सर्जिकल से ही करना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, क्योंकि इसमें हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से लिखना होता है, पहले मेडिकल फिर सर्जिकल फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लाइक दैट। तो ये अच्छी बात है, आप एमएसएन से भी इन फ्यूचर एमएससी कर सकते हो, लेकिन अभी आप अपने ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी करो। और इसमें ये प्रश्न आया है, ये ब्रेस्ट कैंसर का है, तो इसको काफ़ी अच्छी तरह से फाइंड आउट मतलब सब कुछ करो और मैनेज करो। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात करें, मिस्टर सौरभ ईएनटी वार्ड में भर्ती हैं विद द कंप्लेंट ऑफ पेन इन थॉट एज वेल एज डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, रेकरेंस ऑफ सिम्टम टाइम टू टाइम, वॉट, इसका भी आपको ना डायग्नोसिस बताना है, फिर इसको बताना है कि कौन सा ऑपरेशन टू बी डन होना चाहिए, राइट द नर्सिंग प्रोसेस फॉर प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो इसका ऑपरेशन हुआ है तो इसके बाद प्री ऑपरेटिव में आप क्या करोगे, पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करोगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो पूरा प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव भी पढ़ के जाना है आपको। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो डिस्क्राइब मेनिंजाइटिस एंड लिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सप्लेन कर्निंग साइन, और जो इसके जो साइन होते हैं वो साइन को आपको एक्सप्लेन भी करना है कि इसमें ये 2 साइन होते हैं 3 साइन होते हैं, तो वो तीनों साइनों को आपको मैनेज करना है, लिखना भी है उसमें। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस, प्रश्न नंबर 6 की बात करें, डिफाइन स्टॉक, व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डिस्क्राइब इट्स मैनेजमेंट विद नर्सिंग प्रोसेस। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, क्राइसिस इंटरवेंशन, डिफाइन ग्लूकोमा एंड क्लासिफिकेशन, डिफाइन ल्यूकेमिया एंड टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, जो आँखों के दूरदृष्टि दोष और निहर दृष्टि दोष होता है ना, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। मायोपिया और जो होता है ना कॉनकेव लेंस मायोपिया में लेते हैं, तो वो चीज़ सारा इसमें आपको मेंशन करना है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर्स में जो पेशेंट है मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, वो उसमें क्या नर्स एज ए नर्स आप क्या करोगे, तो ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप एज ए नर्स क्या करोगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है, तो ये अच्छा प्रश्न है। पेशेंट ऑन रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, नर्सिंग
रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगर आप एज ए नर्स हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है, आपने मान के चलो कैंसर हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें रेडियोथेरेपी चल रही है पेशेंट को या कीमोथेरेपी चल रही है, तो आपकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नर्स, आपको वो पूछ रहा है। क्योंकि एक प्रॉपर नर्स होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर नहीं हो तो पता है इन्फेक्शन आप खुद भी गेट कर सकते हो। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में ये होता है कि अगर आप अनस्टेराइल या ग्लव्स पहन के, विदाउट ग्लव्स पहन के काम कर रहे हो और कीमोथेरेपी की मेडिसिन आपको टच कर गई ना, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इवन कैंसर भी कॉज कर सकती है। तो उस टाइम बहुत प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं, नर्स को खुद भी बचना होता है इन्फेक्शन से। टीटी पेशेंट है तो उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की। कोई इमरजेंसी में डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया तो उसमें एज ए नर्स आप क्या करोगे। कोई पेशेंट क्रिटिकल इल पेशेंट है, आईसीयू में काम कर रहा है, तो एज ए नर्स आप क्या करोगे। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। पैलिएटिव केयर क्या होता है, और टाइटिस मीडिया क्या होता है, स्पाइनल इंजरी क्या होता है। उसके बाद बात करें डायग्नोसिस, वो मोतियाबिंद हो जाता है तो उसको कैसे तुम कैसे मैनेज करोगे, सब कुछ इस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। ना एक्सप्लेनेशन नहीं करना कि इसमें भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो पेपर जितने नंबर का है उसी बिहाफ पे आपको स्कोरिंग करना होता है, उसी बिहाफ पे उसको टाइम देना होता है। कोई प्रश्न शुरुआत के जो प्रश्न होते हैं वो 16 नंबर के होते हैं, तो उनको टाइम मैनेजमेंट अच्छा, पेज मैनेजमेंट भी अच्छा देना होता है। शॉर्ट नोट्स को आपको कम होते हैं तो फिर टाइम भी कम देना होता है और जल्दी एक्सप्लेन करना होता है। इंट्रो डेफिनेशन भी नहीं लिखना होता, सीधा शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। राइट, मैं मतलब एक जनरल बता रहा हूँ, आप इंट्रो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, बट आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स ऑन मेडिको लीगल एस्पेक्ट। सीपीआर क्या होता है, सीजर्स क्या होता है, ग्लोस्कोम जीसीएस ग्लोस्कोकोमा स्केल क्या होता है, टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखो इसमें जीसीएस का मैंने वो दिया है, आप थोड़ा इसे देख लोगे तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होगा, बहुत मेहनत पढ़ने वाले बच्चे हो, तो मैं सिर्फ इसमें एक बार एक्सप्लेन ही करूँगा। इसमें हम स्कोरिंग करते हैं पेशेंट को, उसकी कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए। कोई पेशेंट सीवियर ब्रेन इंजरी का है तो उसको 3 से 8 स्कोरिंग करते हैं। मॉडरेट ब्रेन इंजरी है तो 9 to 12 स्कोरिंग करते हैं। माइनर ब्रेन इंजरी है तो 13 to 15 स्कोरिंग करते हैं। तो इसमें हम 4 3 2 1 मिनिमम स्कोर 3 होता है, तो उसके हम रेस्पॉन्स चेक करते हैं। अगर वो आई ओपनिंग अपने आप खुद उसकी मतलब हम बोल रहे हैं वो आई ओपनिंग कर रहा है, या फिर हम उसको बिना मतलब अपने आप सही आई ओपनिंग है, अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, तो उसको हम 4 देते हैं। अगर हम कुछ बोलने के बाद आई ओपनिंग कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है, तो 3 देते हैं। अगर वो पेन हम कुछ चुबाते हैं, जब वो बोलता है हाँ आई एम फाइन, तो बहुत देर बाद बोलता है, तो 2 नंबर का स्कोरिंग करते हैं। और उसके बाद हम स्कोर करते हैं 1 नंबर स्कोरिंग। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, अनकॉन्शियस है ना, तो उसको 1 स्कोरिंग करते हैं। ऐसे ही इसमें वर्बल रेस्पॉन्स है, उसमें भी वही फॉलो करना होता है। मोटर रेस्पॉन्स में भी वही फॉलो करना होता है। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, अगर आप नॉट सेट की तैयारी करना चाहते हो इन फ्यूचर, और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे एमएससी नर्सिंग, अगर आप एमएससी नर्सिंग करना भी चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, या फिर नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर उसके बाद करते हैं 8 साइन टू अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर। तो इसमें जो आपके वो वार्निंग साइन है ना, वो मैंने मेंशन कर रखा है। ये विजुअल एक्यूटी वाला टेस्ट होता है, स्नेलन टेस्ट होता है, वो भी देख लें। ये मायोपिया, नॉर्मल आई, ये सारा कुछ वो भी देख लें। पैलिएटिव केयर और हॉस्पाइस केयर में क्या अंतर है और दोनों में क्या डिफरेंट है, वो चीज़ भी आप इधर से देख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, आफ्टर इवेंट, बिफोर इवेंट क्या होती है, तो वो चीज़ में एक अच्छा मतलब दे रखा है, तो इसे समझें और इसे पढ़ें और एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट दें। रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स क्या होता है, रोल ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स होता है केयर गिवर, एजुकेटर, एडवोकेट, मैनेजर, कोलैबोरेटर, लीडर एंड रिसर्चर। हाउ टू अटेम्प्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड मैन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम दिए थे, तो सेकंड ईयर में भी एग्ज़ाम दिए थे, और थर्ड ईयर की बात है तो आप सेकंड थर्ड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो, क्योंकि इतना लोड नहीं होता। थर्ड ईयर में आराम से पेपर दें, एंजाइटी ना लें बिल्कुल,
और टाइमिंग मैनेजमेंट पे ध्यान दें और सिस्टमेटिक वे से प्रेसिंग करें। जितना इसको पेज वाइज पेज का देखो, ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है आपको, पेज मैनेजमेंट पे भी। तो अच्छी तरह से पेज मैनेजमेंट पे करें। आपको आप परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।